तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डॉक्टर फॉस्टर्स के थीम को एनालाइज करेंगे। थीम अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 7 पॉइंट है थीम में। पहला पॉइंट है सिन एंड रिडेम्पशन, ये आपको दिख रहा है ना, सिन एंड हम्म। रिडेम्पशन। मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स एक सिन कमिट करता है, एक पाप कमिट करता है और फिर उसका प्रायश्चित करता है। तो ये सिन और रिडेम्पशन वाला जो थीम हो गया वो है। दूसरा है रेनेसांस आइडियल्स वर्सेस मेडाइवल मोरल्स। मतलब ये है कि जो ड्रामा है वो लिखा गया 16th सेंचुरी के दौरान, विच वाज द टाइम ऑफ रेनेसा। तो जो रेनेसा में जो नए आइडियल फॉर्म हो रहे थे और पहले जो मिडाइवल पीरियड के जो मोरल वैल्यू सिस्टम था उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। तीसरा थीम है प्राइड एंड एरोगेंस। अगर आप पॉइंट, मैं बस टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूँ कि थीम्स में क्या क्या है। थीम ऑफ सिन एंड रिडेम्पशन है, रेनेसांस आइडियल्स एंड मिडाइवल मोरल्स, और प्राइड एंड एरोगेंस। डॉक्टर फॉस्टर्स का ही प्राइड और वो एरोगेंट हो जाता है नॉलेज आने की वजह से, जबकि होना उल्टा चाहिए था। नॉलेज आने के बाद एरोगेंस चला जाना चाहिए था, बट वो और बहुत एरोगेंट। तो वो जो प्राइड और एरोगेंस है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि करप्टिंग इफेक्ट ऑफ पावर। जब आपके पास पावर आ जाए तो उस पावर का आप कितना गलत इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक पॉइंट है। फिर द स्प्लिट सेल्फ ऑफ मैन। स्प्लिट सेल्फ कहने का मतलब एक ही व्यक्ति है जो कभी कुछ और सोचता है, कभी कुछ और सोचता है। वो जो गुड एंजल्स और बैड एंजल्स वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज नॉलेज वर्सेस विजडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉस्टस इज नॉलेजेबल, फॉस्टस इज नॉट वाइज। उसने नॉलेज अटेन तो कर लिया बट वो वाइज नहीं बन पाया, वो विजडम नहीं अचीव कर पाया। नॉलेज और विजडम के बीच का जो अंतर है वो भी एक थीम है। एंड लास्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान होने की अपनी मर्यादाएं हैं, अपने लिमिटेशंस हैं, अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप उस रेस्ट्रिक्शंस को ओवर पावर करने की कोशिश कीजिएगा तो जो एंड होगा वो बहुत खतरनाक होगा। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम एक एक करके बात करेंगे कि सिन एंड रिडेम्पशन में क्या है, रेनेसांस आइडियल वर्सेस मिडाइवल मॉरल्स में क्या है, प्राइड एंड एरोगेंस क्या है, करप्टिंग इफेक्ट्स ऑफ पावर क्या है, स्प्लिट सेल्फ ऑफ मैन क्या है, और नॉलेज एंड विजडम, ये सारे टॉपिक्स जो। उससे पहले कि हम उस पर बात करें, दिस इज द साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन डॉक्टर फॉस्टर्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसमें लिखा हुआ है, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट एंड पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। You must have come to terms with the story of Dr. Faustus by now. It must have thrilled you to bore, I am sure, the mighty lines, the unforgettable stanzas, the symbolic interplay of the good angel and the evil angel, the unmistakable simplicity and directness with which Faustus lays bare his feelings and thoughts. All are immensely striking. The way the story is told by Marlowe endears Dr. Faustus to us, despite his failings and shortcomings as a human being. The process of self-identification is quick as soon as we start reading the text. We might feel that what is happening to Faustus may happen to us, or maybe has already happened to us. In the modern world of science and technology, we may not have a Mephistopheles or Lucifer to take away our soul, but psychologically and spiritually, we have confronted Mephistopheles and also have a dialogue with him at some point in our life. The pangs that Dr. Faustus has felt are experienced by us all at some stage or other in our lives. Wherever we are confronted with making choices right or wrong, we are in a typical Faustian situation. The paradox of Faustus are very much our own. Isn't it a paradox of essential human condition true for all times? God gives us freedom to exercise our choices, but at the same time, we are bound by the consequences of our preferences. Doesn't the urge to defy the inspired and the old
and try out something new presents our mindset in a critical light? Aren't we facing damnation when we make a wrong choice? Don't we all go through the pangs of conscience when we are wrong? Don't we find ourselves more often at crossroads just like Faustus? This and many such similarity at once bring us close to Faustus. And we are at once in the Aristotelian mode of pity and fear. पॉइंट ये है, देखो इसमें बहुत सिंपल सी वो बात कर रहे हैं। वो बात सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न मैन है वो फॉस्टस के ही सिचुएशन में, भले ही उसके पास मीफिस्टोफिलिस नहीं है, बट वो टेक्नोलॉजी की चपेट में है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मतलब वो इमेंस पावर उसको दे रहे हैं। जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी से बहुत सारा पावर तो आ रहा है ना, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। इट मीन्स यू आर अटेनिंग पावर विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, व्हिच इज नाउअडेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रेस्ट्रिक्टिंग यू। भले ही आपकी मीफिस्टोफिलिस से डायरेक्टली डायलॉग बात नहीं हुई है, लेकिन आप अपने सोल का सौदा कर ही रहे हैं। यही साइकोलॉजिकल रियलिज्म है डॉक्टर फॉस्टस का, और यही वजह है कि डॉक्टर फॉस्टस आज भी रेलेवेंट है, जिस पे चर्चा हम लोग पहले भी किए ही थे। नाउ कमिंग्स टू, इनके बाद तो ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम पे ही सीधे सीधे आ जाते हैं। जो पहला थीम है, थीम ऑफ सिन एंड रिडेम्पशन। ये जो सिन है कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, पाप कर रहा है एक तरीके से अगर देखें तो। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से देखें तो वो सिन ही कमिट कर रहा है। और ओरिजिनल सिन का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहानी मैंने शायद फॉरबिडन फ्रूट वाली सुनाई है, पता है कि नहीं आपको? कौन सा? वाला जो कहानी है, नहीं, ऐसे जानते हैं लेकिन सुने आपसे तो नहीं लगता सुने। एडम और ईव वाली जो क्रिश्चियनिटी की जो बेसिक स्टोरी है, जिसपे पैराडाइज लॉस्ट भी लिखा मिल्टन ने, कि गॉड ने क्रिएट किया एक होमोसेपियन, एक ह्यूमन बीइंग जिसका नाम है एडम। उसको एक गार्डन दिया रहने के लिए जिसका नाम था गार्डन ऑफ ईडन। उस गार्डन में वो रह रहा होता है और उसको मनाही होती है कि वो जो एक पेड़ है जिसका नाम विजडम ट्री था, या मैं बोल रहा हूँ या तो विजडम ट्री है या ट्री ऑफ नॉलेज है, जिसका फल वो नहीं खा सकता था, उसको फॉरबिडन फ्रूट कहा जाता है। फिर वो गॉड के पास जाता है कि मतलब अकेले उसका मन नहीं लग रहा है, तो उसी की एक एक्स्ट्रा टिश्यू से एक लेडी बनाते हैं जिसका नाम ईव रखा जाता है। तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से दुनिया का पहला जो मेल है वो एडम है, जो पहली फीमेल है वो ईव है। ईव जो है वो उसको प्रोवोक करती है। हालांकि सिर्फ ईव प्रोवोक नहीं करती है, सैटर्न भी है और बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस हैं जो उसको, सरपेंट भी एक रहा था। हाँ वो सरपेंट भी है। तो जो उसको प्रोवोक करते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं जो उसको प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं कि वो फॉरबिडन फ्रूट खाए, और वो फ्रूट खा लेता है। फिर उसे सजा मिलती है कि अब आप हेवन में नहीं रहोगे, गार्डन ऑफ ईडन में नहीं रहोगे, हेल में जाओगे। और हेल क्या है? ये अर्थ, और मॉर्टल हो जाओगे, मर जाओगे। फिर तो ह्यूमन बीइंग का मॉर्टल हो जाना उस डिसओबीडियंस का ही है। वो है क्या? उसने गॉड को डिसोबे किया। यही सिन की कहानी है कि पहला पाप जिसको कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, the story of original sin comes to us through Adam and Eve, who disobeyed God's command not to taste the forbidden fruit. Man is thus considered to be born as a sinner, and he is tainted to be redeemed only by the grace of God. तो जो क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी है वो ये कहती है कि इंसान तो पापी है ही, और वो गॉड के ग्रेस से ही बेहतर हो सकता है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ sin इज सेंट्रल टू क्रिश्चियनिटी। मतलब क्रिश्चियनिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने कुछ पाप किया। आप देखते होंगे जो कैथोलिक चर्च है, मतलब मुझे नहीं पता, आप अगर कैथोलिक चर्च जाए तो वहां आपको ऐसे डायलॉग्स लिखे हुए मिलेंगे हिंदी में। अगर बिहार वगैरह में जो चर्च होते हैं वहां हिंदी में भी लिखा रहता है
कि पिताजी मैंने पाप किया, और पिता वो गॉड को कह रहे हैं कि गॉड आई हैव कमिटेड अ सिन। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो सिन कमिट किया, इसीलिए ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ पे उसका हेल का टाइम पीरियड चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा और फिर वो वापस से गॉड के पास चला जाएगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो तीनों के लिए हो सकता है, तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए भी हो सकता सॉरी, है, तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए तो सेम ही फिलोसफी है। मैं समझा नहीं, आप तीनों क्या, तीनों रिलीजन? अब्राहमिक रिलीजन तीन, हाँ, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम अब्राहमिक और रिलीजन के सेम फिलोसफीज है। तो हम्म, अब्राहमिक रिलीजन की फिलोसफी सेम है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू डॉक्ट्रिन इन सबसे अलग है, तो हम प्राइमरली हम्म, फोकस करेंगे क्रिश्चियन पे ही। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ हम्म, सिन इज सेंट्रल टू क्रिश्चियनिटी एज लिंक्ड विद द नॉवेल ऑफ नोशन ऑफ रिडेम्पशन, कि अगर आपने पाप किया है तो आपको प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। Going by Saint Augustine interpretation, sin is deed or desire in opposition to eternal law of God. The situation translates itself in the character of Dr. Faustus. डॉक्टर फॉस्टस को क्या चाहिए? बाउंडलेस पावर, अगर आप ध्यान से समझो। और वो कहता है कि जैसे अगर आप देखें तो जो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एंड है, मतलब जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मीन्स भी मायने रखता है कि आप कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि एक मैकियावली वगैरह जैसे लोगों को, अगर आप मैकियावेलियन फिलोसफी की बात करेंगे, या पॉलिटिकल थिंकर एक हुए मैकियावली, नाम आपने सुना होगा, हम्म, उनके हिसाब से देखें तो इट इज द एंड विच जस्टिफाई द मीन्स। पॉलिटिकल थिंकर है मॉडर्न एज में कि भाई एंड अच्छा आना चाहिए, मीन्स का कोई मतलब नहीं है। आपको सक्सेसफुल होना है, आप किस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। बट जब आप एक आइडियल सिचुएशन देखेंगे तो ये कहा जाता है कि मीन्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में नंबर लाना है तो जो सही तरीका है वो ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, वो स्किल डेवलप करें कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। मीन्स आर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज नंबर बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं कि अगर जस्टिफाई करना हो कि एंड ही है, नंबर ही लाना है, पेपर आउट करा लिया, ठीक है, एग्जाम में चोरी कर ली, सेटिंग लगवा ली बाद में, हम्म, और आप कह रहे हैं एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। पॉइंट इज कि अगर आप इसमें देखें, नंबर ऑफ द ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसोफर फेल टू अंडरस्टैंड द मीन्स आर इंपॉर्टेंट। वो ये बात, दूसरा वाला। उसे चाहिए एंड है उसका पावर, उसे चाहिए अनलिमिटेड पावर। हम्म, अनलिमिटेड पावर डिवाइनिटी के प्रोसेस से मिल सकता था, बट वो रास्ता चुनता है नेक्रोमेंसी का, नेक्रोमेसी का। तो दैट इज means he failed to understand the importance of means, हम्म, and he only focused about the ends, and that is why he is a sinner. अगर आप सिर्फ एंड पे फोकस कर रहे हो तो सिन है किसी भी फिलोसफी के हिसाब से। Faustus only look at the ends, grossly ignoring the authenticity or legitimacy of means. Faustus is so blinded by desire for power and knowledge that he rejects God in favor Lucifer, the Lord of Hell. वो God को रिजेक्ट करता है और लुसीफर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगता है, और फिर उसका जो कंसेक्वेंस है वो भी उसे सफर करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। अगर आप, जो क्रिश्चियनिटी की फिलोसफी सिंपल सी है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सिंपल सा ये है कि यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। The consequences of Faustus' sinful decision make time to sow result in external world. Powerful बन जाता है, becomes powerful for which he bargained with the devil, thus he is losing all will power. अपनी सारी चीजें
तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दिस बिकॉज दिस इज नॉट, यू कैन इजिली गो थ्रू दिस। जो पॉइंट्स, एक मिनट, तो सिन एंड रिडेम्पशन में आपको समझना था कि वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से बाहर आना मुश्किल है। So we see Faustus entering into a web from which it is difficult to come out. Connected with the idea of sin, there is a concept of redemption. आपको थीम पे क्वेश्चन आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको वो सातों पॉइंट याद रखना होगा और सबको एक्सप्लेन कर देना होगा। पहला पॉइंट सिन एंड रिडेम्पशन। सिन एंड रिडेम्पशन में आप एडम वाली स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कनेक्ट करके लिख देंगे कि फॉस्टस does not think about the means, he only care about the ends. रिजल्ट्स। और हालांकि फॉस्टस को चांस दिया जाता है कि वो अपना डिसीजन बदले, बट स्टिल ही फेल्स टू डू सो। फेल्स टू डू सो वाई? क्योंकि जब उसने अपने सोल ही गिरवी रख दी है तो फिर विल पावर कहां से आएगा? जो पावर वो डेविल से अटेन कर रहा है, तो पावर तो अटेन कर रहा है लेकिन उसका अपना विल पावर खत्म हो चुका है कि वो कोई डिसीजन ले सके। मी फिलिस्ट, जब यहाँ पे ये वाला लाइन पढ़े, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉस्टस कमिटेड द सिन डेलिबरेटली एंड नोइंगली, जानबूझ करके। Mephistopheles tells him the easiest way to call the spirit of hell is to observe God. The Faustus reply. और यहाँ पे वो कहता है, ये एग्जैक्ट लाइन है, उसे कहता है कि कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गॉड को जो है वो एब्जॉर्ब करना है, स्कॉल्ड करना है, मतलब उनकी निंदा करनी, और आप डेविल के साथ हो गए। और यहाँ वो कहता है कि यस आई, वो निंदा करता है, फॉस्टस हैड ऑलरेडी डन एंड होल्ड्स दिस प्रिंसिपल, देयर इज नो चीफ बट ओनली बेल्जेबब। बेल्जेबब को छोड़ करके कोई चीफ नहीं है। बेल्जेबब जो है वो सेकंड कमांड इन चीफ है एविल्स की तरफ से। बेल्जेबब नाम का कैरेक्टर क्रिश्चियन मिथोलॉजी में आता है, आपको पैराडाइज लॉस्ट में भी मिलेगा। ये जो मैं पहले वाले फर्स्ट इन कमांड का नाम बोल रहा हूँ, ये सेकंड इन कमांड है बेल्जेबब। ये वही है जो मानने से इनकार कर देता है जब गॉड और डेविल के बीच में लड़ाई होती है कि गॉड को दोबारा से हराया नहीं जा सकता। To whom doth Foster declare himself, the word damnation terrifies not him, for he confounds hell in asylum. तो क्लियर कर देता है कि मत, in the point is, for the first time Faustus committed the sin deliberately and knowingly. ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि वो जो कमिट कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, that is why it should be considered as a sin, और उसकी डेथ मतलब उसको रिडेम्पशन होना ही है। He is not ignorant, ऐसा नहीं है कि उससे गलती से हो गया है वो डील। So that is the sin and redemption, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अब पे आते हैं, रेनेसांस आइडियल वर्सेस मेडाइवल मोरल्स। ये दूसरा पॉइंट है। रेनेसांस का आइडियल्स क्या था? अगर आप रेनेसा टाइम पीरियड के बारे में हमने डिस्कस किया, लॉजिकल होना, प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया था, कैथोलिसिज्म पीछे जा रहा था। इस प्ले में भी आपको वो चीजें दिखती हैं। मतलब कहा जाता है कि भाई नॉलेज जो है, और रेनेसांस एक ऐसा टाइम पीरियड था कि आप किताबों के जरिए नॉलेज गेन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल होइए, रैशनैलिटी लाइए, लॉजिकल बनिए। तो जो डॉक्टर फॉस्टस का कैरेक्टर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक टिपिकल रेनेसा मैन है। रेनेसांस का एक आदमी जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है।
और मतलब वो ज्यादा से ज्यादा पावर चाहता है, नॉलेज चाहता है, जो नॉर्म्स चले आ रहे हैं उनको डिफाई करना चाहता है। तो रेनेसांस में एक सेंस आया इंडिविजुअलिज्म का, जो सोसाइटी से ज्यादा, इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। रेनेसांस टाइम पीरियड में सोसाइटी से ज्यादा इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है। एंड फॉस्टस इज इट। यहां पे समझिए, वो जब रेनेसांस आइडियल वर्सेस वो जब सबकी क्या करता है, लिमिटेशंस बताता है। फिलॉसफी इज ऑडियस एंड ऑब्सक्योर, बोथ लॉ एंड फिजिक्स आर फॉर पिटी विट्स, divinity is the basis of three, unpleasant, harsh, contemptible, and vile, it's magic that has ravished me. लेकिन अगर आप मेडाइवल मोरालिटी की बात करेंगे तो ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑथोरिटी वे आर चेरिस्ड अबव द इंडिविजुअल विल। रेनेसांस टाइम पीरियड और मेडाइवल मोरालिटी का जो अंतर है, रेनेसांस में इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडाइवल में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रेडिशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथाएं चली आ रही है उसको आपको मानना होगा, भले ही आपके विल के खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन रेनेसांस में आपका विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो डॉक्टर फॉस्टस में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सेकंड पॉइंट इज मेडाइवल मोरालिटी वर्सेस रेनेसांस आइडियल्स, ये दूसरा पॉइंट है। 7 पॉइंट है बेसिकली। सीधे सीधे थर्ड पे आते हैं, प्राइड एंड एरोगेंस। जो तीसरा थीम है वो प्राइड एंड एरोगेंस का है। प्राइड एंड एरोगेंस का थीम कैसे डील किया जाता है? एक एक्ट 2 सीन 2 में क्या है, जब लूसीफर जो है वो फॉस्टस को 7 सीन्स के बारे में बताता है या इंडिसिजन उसको दिखाता है। वो 7 डेडली सिंस जो क्रिश्चियनिटी या बाइबल के अकॉर्डिंग है, उसमें से एक है आपको प्राइड। 7 डेडली सिंस में से एक सिन है प्राइड, और माना यह जाता है कि प्राइड ही वो चीज है जो बाकी सारे सिंस का, मतलब सारे सिंस को बर्थ देता है, राइज करता है। Focus on these lines. Pride is one of the 7 deadly sins, and it is the mightiest and the most corrupting of all. सबसे पावरफुल है, और ये वही चीज है जो बाकी सिंस को क्या करता है, राइज करता है। When Faustus asked Mephistopheles how Lucifer, an angel, once was overthrown eternally from heaven, he gives a reply quite revealing in itself. Oh, by aspiring pride and insolence, for which God threw him for the face of heaven. This is the height of irony that Faustus puffed with a sense of pride. For not reigning, the meaning is this revelation made by Mephistopheles. वो बहुत सारी ऐसी चीजें करता है। फोकस ऑन दीज लाइन्स एज वेल। He shakes off all such notions that pride will lead him to hell. The किस बात, the compelling passion for infinite knowledge and superhuman power drives him crazy, and he overlooks the consequences that will befall him at the end of 24 years. In his pride, he challenges the authority of God and turns into a demigod himself. क्या कह रहा है ये देखो, कितनी आयरॉनिकल बात कह रहा है। नेक्रोमैंटिक बुक्स आर हेवनली। जो नेक्रोमैंटिक बुक्स है वो क्या है, हेवनली है। दिस स्टेटमेंट इज आयरॉनिकल, पैराडॉक्स है।
इट मीन्स वो गॉड की ऑथोरिटी को ही चैलेंज कर रहा है. डिवाइनिटी एडो द मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन एंड नेक्रोमेंटिक्स बुक्स ऑफ हेनली. What a world of profit and delight, of power, of honor, of omnipotence is promised to the studious artisan. All things that move between the quiet poles shall be at my command. कह रहा है जो भी चीजें जो दोनों पोल्स के मतलब सब कुछ मेरे कमांड से चलेगा. मीन्स he declare himself as a demigod. वो अपने आप को ही एक डेमीगॉड डिक्लेयर कर रहा है. And he challenges the authority of God. God की authority को challenge कर रहा है, which shows the pride and arrogance in Dr. Faustus. एक थीम आपको pride and arrogance का भी है. ये लाइन, a sound magician is a mighty God. कह रहा है एक अच्छा मैजिशियन गॉड ही है और क्या है, पावरफुल गॉड है वो. साउंड मैजिशियन का मतलब जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो कुछ भी कर पाए. He is like God. Here Faustus tired the brains to gain a title. And that is why we can say that he challenges the authority of God and turns into a demigod itself. यहाँ पे आप देखेंगे Faustus wants to become the lord and commander of elements. हर चीज का कमांड, बेसिकली वो भगवान ही बन जाना चाहता है. और भगवान बनना क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सिन है. His pride dash Faustus become increasingly aware of the emptiness of his bargain and reality of damnation. तो प्राइड उसके अंदर आता है. प्राइड वाला पॉइंट भी है ही. Now the fourth point, corrupting effects. पहला क्या था हमारा? What was the first thing? Sin and redemption. Sin and redemption. The second point. Second point, sin and redemption हो गया. फिर अभी pride arrogance हो गया. और एक और What was this? How can you forget such? पहला आपको sin and redemption है. What was the second? Second point क्या है? फर्स्ट और थर्ड यार है, सेकंड वाला ब्लैंक जा रहा है. क्या डिस्कस किया हम लोग सेकंड में? थर्ड है प्राइड एंड एरोगेंस. व्हाट वाज द सेकंड? नहीं याद आ रहा है. रेनेसांस. अच्छा, मॉडल यही बोला, रेनेसांस आइडियल वर्सेस मिडाइवल मॉरल्स. ये जो मिडाइवल मॉरल्स. तो हमने सिन एंड रिडेम्पशन डिस्कस किया. रेनेसांस आइडियल्स वर्सेस मिडाइवल मॉरल्स and pride and arrogance we have discussed. Now we are discussing corrupting effects of power. Marlowe has effectively conceptualized the phenomenon of power in Dr. Faustus. The predicament of Faustus is laden with irony and antithesis. He gains power through black magic but loses peace of mind. यहाँ पे आपको जो समझना है, power is shown as a double-edged weapon. दो-धारी तलवार. अगर आपको पावर अचीव हो रहा है तो मतलब उसको ब्लैक मैजिक से पावर मिलता है तो उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो चला जाता है. वो पावर को यूटिलाइज करना चाहता था अपने प्लान्स और एम्बिशन के लिए, जो वो नहीं कर पाता है. फॉस्टस की दिक्कत यह है कि ही डज नॉट अंडरस्टैंड्स द डायनेमिक्स ऑफ पावर. पावर का डायनेमिक्स वो नहीं समझता है. वो चाहता है कि पावर अटेन करके वो अपना पर्सनल अपलिफ्टमेंट और पर्सनल गेन कर ले.
और पावर का क्रक्स ये है कि अगर आपके पास पावर आया, पावर इस बात में है कि आप दूसरों को अथॉरिटी दे सके। अगर पावर से आप सिर्फ दूसरों की अथॉरिटी छीनने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा ही। Power should be utilized. Power is only meaningful when it is utilized for human well-being. और इस केस में ऐसा है नहीं. That is why it becomes self-destructive. यही कारण है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है. ये हाइपोथेसिस मार्लो डॉक्टर फॉस्टर्स के कैरेक्टर के जरिए, अगर आप इस थीम में देखें तो सिंपल सा एक चीज, एक हाइपोथेसिस मार्लो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि किसी के पास पावर है तो वो पावर वो दूसरों की भलाई के लिए यूज करे. अगर वो पावर वो अपने आप को वो अगर इंडिविजुअल प्लान्स एंड एम्बिशंस के लिए इस्तेमाल करेगा, पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसका विनाश होना तय है. वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा ही. मतलब सिंपल सा है. वो आगे चल करके जो नॉलेज और विजडम वाला जो ये आएगा. तो करप्टिंग इफेक्ट्स ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं कि पावर आपको करप्ट करेगा ही अगर आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे. पावर का सही इस्तेमाल है कि आप उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज द स्प्लिट सेल्फ ऑफ मैन. सो मैन इज एन इटर्नल विक्टिम ऑफ द स्प्लिट सेल्फ. देखो ये बात यहाँ पे भी आ गई जो मैंने कहा कि नेक्रोमैंटिक्स बुक्स जो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले. नेक्रोमैंटिक्स बुक्स आर हेवनली. इट इज आयरॉनिकल that God whom he has willfully rejects continue to figure resides in his speech. Split self of man कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल पीक तो उसके डबल माइंडनेस में चल ही रहा है. इंसान की प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर वो एसेंशियल ह्यूमन कंडीशन जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डुअलिटी है, कि आपके अंदर ये चलता ही रहेगा कि ये सही ये गलत. वो माइंड के अंदर चलेगा ही चलेगा. इस थीम को भी इस नॉवेल में बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है विद द हेल्प ऑफ. इस पे भी मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा. यू कैन इजिली पॉइंट आउट दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑन द गुड एंजल एंड द एविल एंजल. This is the split of the self man, the duality of human mind, or which is Faustus is also suffering. It is also the duality of Faustus mind. ठीक है. Now comes the knowledge versus wisdom. ये लाइन एकदम रट लीजिएगा कि Foster had a thirst for knowledge but he cannot acquire wisdom. नॉलेज तो है उसके पास but he cannot acquire wisdom. वो नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है सही तरीके से. ये भी बात. एनी नॉलेज इन फैक्ट ऑफ मैटर इंक्रीज अवेयरनेस इन पर्टिकुलर एरिया बट विजडम इज अर्न थ्रू लाइफ टाइम लाइफ एक्सपीरियंसेस. इसको आज यहीं तक रहने देते हैं. वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास.